हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपका सारा कुछ अच्छा चल रहा होगा। एग्ज़ाम की तैयारी भी कीजिएगा अच्छे से, ढंग से मोटिवेटेड रहिएगा और अब जो पढ़िएगा उसको दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ किस बात का ध्यान रखना है कि हमारा आउटपुट निकलना चाहिए। जो टाइम आप पढ़ाई पर इन्वेस्ट करते हैं, जितने देर के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, उतने समय में हमारा कितना काम हुआ, इन चीज़ों पर भी दिमाग में रखेंगे। हम लोग सेट नंबर 2 का सेक्शन सी तक का क्वेश्चन हम लोग किए थे पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे या सॉल्व करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 के आगे, जो कि सेट नंबर डी है, उसके बारे में बात करते हैं। सेट नंबर डी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35, डिफाइंड मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। आपको किसको डिफाइन करना है? अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट को, अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट को, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट को डिफाइन करना है कि अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट हैं कौन, एंड साथ ही साथ आपको क्या दिमाग में रखना है, एंड स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। उन मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। पहला मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है और दूसरा रिलेशन बिटवीन देम, इस पर काम करना है, रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में बात हम लोग करने चल रहे हैं इस क्वेश्चन में। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ और क्या देख रहे थे हम लोग? रिलेशन बिटवीन देम। चलिए देखिए, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या है। यहाँ देखिए, जो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ होता है वो कैसे क्वांटिटीज हैं? इस तरीके के क्वांटिटीज हैं विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई। भाई क्यों इनकी आवश्यकता होती है? मैग्नेटिक एलिमेंट क्वांटिटीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है टू स्पेसिफाई। क्या करने के लिए? स्पेसिफाई, बताने के लिए। क्या करने के लिए? बताने के लिए। किसको बताने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड को। कहाँ पे? अर्थ पर, या अर्थ के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए जिन क्वांटिटी की आवश्यकता हम लोगों को होती है, उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। एक लाइन में, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जिन क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है या जो क्वांटिटीज हमारे पास होते हैं, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज मैग्नेटिक एलिमेंट। ठीक है, 3 गो मैग्नेटिक एलिमेंट होता है। एक होता है डिक्लिनेशन, एक होता है इंक्लिनेशन, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, BH। डिक्लिनेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लिनेशन को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। सर डिक्लिनेशन क्या होता है? तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कि अर्थ के पास कितने एक्सिस होते हैं? सर 2 एक्सिस होते हैं। अगर ये आपका ग्लोब है, ये हम लोग का ग्लोब है, तो अर्थ के पास एक एक्सिस जो होता है वो जियोग्राफिक एक्सिस होता है, जियोग्राफिक एक्सिस, और दूसरा एक्सिस जो होता है वो मैग्नेटिक एक्सिस होता है। जियोग्राफिक का अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक का ये साउथ पोल होता है और ये नॉर्थ पोल होता है। इस तरीके से अर्थ का मैग्नेट होता है, दोनों एक्सिस। अब बताइएगा, तो अगर 2 हमारे पास एक्सिस है अर्थ के पास, तो 2 तरीके के प्लेन हम लोग बना सकते हैं। इस अर्थ को अगर एक ऐसा प्लेन से काटें जो जियोग्राफिक एक्सिस से क्रॉस कर जाए, तो एक प्लेन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल मेरिडियन। और फिर से इसी अर्थ को हम लोग एक ऐसे तरीके से काटें, एक ऐसा सरफेस मिले किससे क्रॉस करे? उसके मैग्नेटिक पोल से, ठीक है, या मैग्नेटिक एक्सिस से जाए, तो आप लोग क्या कहेंगे? जो दूसरा वाला प्लेन आपको मिलेगा वो कौन सा प्लेन कहलाएगा? जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन, सॉरी जियोग्राफिक मेरिडियन कह रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। तो 2 तरह के मेरिडियन हमारे पास होते हैं, यहां हमने ड्रॉ किया है। एक प्लेन देखिए, ये वाला प्लेन जियोग्राफिकल एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, और ये वाला प्लेन जो है वह किससे क्रॉस कर रहा है? मैग्नेटिक एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसका नाम हमने दिया मैग्नेटिक मेरिडियन और इसका नाम दिया है जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जो दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल है, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होगा, एक्चुअली ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मैग्नेटिक और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल जो है वो क्या कहलाता है? इंक्लिनेशन कहलाता है, अल्फा कहलाता है। दूसरा, सॉरी इंक्लिनेशन बोल रहे हैं, डिक्लिनेशन कहलाता है, अल्फा कहलाता है। क्या कहलाता है? डिक्लिनेशन, अल्फा कहलाता है। उसके बाद इंक्लिनेशन क्या होता है? अब
कहीं भी अर्थ के किसी प्लेस पर भाई एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोलो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लिया हमने इस डायरेक्शन में है, इस मैग्नेटिक फील्ड को दो डायरेक्शन में आपको ब्रेक करना है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, इस मैग्नेटिक फील्ड को दो डायरेक्शन में आपको ब्रेक करना है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, और मेन मैग्नेटिक फील्ड ये है, और ये देखिए वर्टिकल कंपोनेंट है। तो जो इंक्लिनेशन होता है ना, वो एंगल किसके बीच में होता है? मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड था और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, इनके बीच का एंगल क्या है? इंक्लिनेशन डेल से दिखाते हैं। अब रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नाम में ही डेफिनेशन है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या दिख रहा है? ये वाला कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इनके बीच में रिलेशन कहा था, तो बताइए जिस वेक्टर को आप तोड़े हैं, दो पार्ट में ब्रेक किए हैं, सर अगर ये 0 से यहाँ तक BH वेक्टर है और यहाँ से यहाँ तक BV वेक्टर है, तो आप एक समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम बनाते हैं। अगर ये BV लेंथ है तो ये वाला भी लेंथ कितना है? BV है। सर ये BH लेंथ है, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? ये तो सब कोई बता सकते हैं कि सर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो सर ये क्या बना हमारा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर BH स्क्वायर BV स्क्वायर, क्योंकि इसका लेंथ कितना आ जाएगा? BV आ जाएगा। ये कितना लेंथ का है? BH लेंथ का है। ये कितना लेंथ का है? B लेंथ का है। उसके बाद कॉस डेल, देखिए ट्रायंगल, इसके लिए कॉस, इसके लिए बेस क्या है? सर ये वाला लेंथ बेस है, यहाँ से यहाँ तक ये बेस है हमारा, ठीक है ना। तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस डेल देखिए बेस BH है और हाइपोटेनस B है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं BH निकाल सकते हैं B कॉस डेल। एक बार BH मिल जाएगा तो आप लोग tan डेल लगा सकते हैं, tan BV भी निकाल सकते हैं। tan बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो BV बाई BH। आप लोग वहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या बोल रहा है? ड्रॉ डायग्राम ऑफ AC जनरेटर। आपको क्या किसका डायग्राम ड्रॉ करना है? AC जनरेटर। AC जनरेटर का डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है ना। क्या ड्रॉ करना है? इसका डायग्राम। उसके बाद क्या कह रहा है? डिस्क्राइब इट, उसको डिस्क्राइब करना है। सेकेंड थिंग में AC जनरेटर के डायग्राम को डिस्क्राइब भी करना है, आपको बताना है कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। उसके बाद क्या करना है? एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, मैंने आपको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस EMF, इंस्टेंटेनियस EMF, इंस्टेंटेनियस EMF। ये तीन काम हम लोग को करना है। तो चलिए देखिए इनको देखते हैं। ये है हमारा AC जनरेटर का डायग्राम, कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं AC जनरेटर, और इधर हमने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। चलिए देखिए AC जनरेटर। एक्चुअली AC जनरेटर में होता क्या है? हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है इस तरीके से। अगर हम आपको उसके लिए एक अलग फिगर बना करके दिखाएं साइड में कहीं पे, इस तरीके से बेलनाकार कोर होता है, बेलन किसका? आयरन का, और इसमें बीच में होल होता है जिससे एक रॉड निकली हुई होती है, इस तरीके से रॉड, और इसी पर इस हिसाब से क्या लपेटे गए रहते हैं? तार लपेटे हुए रहते हैं, वायर लपेटे हुए रहते हैं। इस टोटल सेटअप को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर, या फिर क्या बोलते हैं? क्वाइल। क्या बोलते हैं? क्वाइल। और इस सेटअप को हॉर्सो मैग्नेट, ठीक है ना, उसके बीच में रखा जाता है, जो इस शेप का रहता है। क्वाइल थोड़ा सा उठा हुआ रहता है बोर्ड के बाहर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन ध्यान दीजिए, इधर और इधर दो मैग्नेट बनाए हैं। बहुत सारे टर्न्स में से भाई हम एक टर्न पर काम कर लेंगे तो सारे टर्न्स के लिए सेम काम होंगे। तो एक टर्न हमने ले लिया है यहाँ पे, ये सेटअप है। अभी सबके बारे में बात करेंगे, ए और बी। हाफ रोटेशन जब होगा, हम जब इसको घुमाएंगे तो CD जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा और AB जो है वो किधर चला जाएगा? राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले AC जनरेटर होता क्या है? तो AC जनरेटर जो होता है एक ऐसा, या जनरेटर सिंपली डायनेमो क्या होता है सर? तो इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं।
किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये? तो ये जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा प्रिंसिपल है बाबू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो जब भी किसी कॉइल से या क्लोज सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स में आप लोग चेंज करेंगे तो उसमें एक ईएमएफ का इंडक्शन होगा। उस चेंज को अपोज करने के लिए लेंज के अनुसार और फैराडे के अनुसार उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन देखिए, एक तो हमने टर्म लिया है, तो एबीसीडी इज आर्मेचर ऑफ कॉइल। एबीसीडी क्या हमारा? आर्मेचर और कॉइल कंसिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं उसमें, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर के ऊपर इनामल की कोटिंग चढ़ी होती है, लेयरिंग होती है, तो इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड मतलब बस देखने में आपको लगेगा कि वायर फिजिकली कांटेक्ट में है लेकिन इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। अगर ऐसा होगा तो शॉर्ट हो जाएगा, उसी को कहते हैं बर्निंग ऑफ कॉइल। कॉइल जल गया, मोटर नहीं चलेगा, जनरेटर नहीं चलेगा। ओन्ड ऑन, ओन्ड मैंने लपेटना होता है, ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। ये देखिए सॉफ्ट आयरन कोर पर लपेटा गया है। होल सेटअप जिसको आप कह रहे हैं, कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। कॉइल को हम लोग कहां रख देते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में, ठीक है, जिनका शेप कैसा होता है? हॉर्सो शेप के होते हैं। किस शेप के? हॉर्सो शेप के। उसके बाद R1 और R2 देख रहे हैं यहां पे, R1 एंड R2 मेटालिक स्लिप रिंग्स कनेक्टेड टू द 2 ends ऑफ कॉइल। कॉइल के जो 2 छोर निकल के आएंगे उससे, यहां देखिए नाम लिख रहे हैं हम R1 एंड दिस इज R2। यहां देखिए R1 एंड दिस वन इज R2। ये लोग क्या है? मेटल के रिंग हैं, स्लिप रिंग है, जो शाफ्ट पर लगे हुए रहते हैं और इनसे दोनों वायर कनेक्टेड होते हैं, जो 2 एंड होते हैं, दो छोर होते हैं। उसके बाद B1 और B2 देखिए, B1 एंड B2 आर 2 कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन के ब्रश, कार्बन मतलब सर ग्रेफाइट, ये नहीं कि कोयला ले लिए, डायमंड ले लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। ग्रेफाइट लेना है। क्या लेना है? कार्बन ब्रशेस में ग्रेफाइट लेना है। ये प्रेस किया हुआ रहता है कॉइल पर, सॉरी ये रिंग पर। इन रिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कम्यूटेटर के नाम से। कम्यूटेटर जो कम्युनिकेशन कम्यूटेट कर रहा है इधर से और इधर से। अगर वो नहीं होगा तो व्यवस्था बदल जाएगी। क्लास 10th में पढ़े होंगे डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, ठीक है ना। तो ये एसी हम लोग को सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है। और फिर ये रिंग ब्रशेस जो हैं, इन ब्रशेस का नाम दे देते हैं हम, सर दिस इज B1 एंड दिस ब्रश इज B2। यहाँ हियर इज B1 एंड हियर B2। तो B1 और B2 ब्रशेस हैं जो फाइनली किससे कनेक्टेड हैं? लोड से कनेक्टेड हैं, जिससे हमको क्या चाहिए? रेसिस्टेंस चाहिए। इतना क्लियर है? ये आपका लोड है। लास्ट में लोड मतलब फैन लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, जो भी लगाना है। अब आ जाइए वर्किंग पर। वर्किंग में क्या कर रहा है? एज आर्मेचर रोटेट, जैसे ही आर्मेचर को रोटेट कराया जाएगा, जैसे ही इसको मान लीजिए ये इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा, आपकी तरफ कर लेते हैं। इधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं, तो अभी जितना इसका एरिया है, इस सारे एरिया से इसमें क्या क्रॉस करेगा? फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे। सर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है। जैसे ही आप इसको घुमाइएगा तो इफेक्टिव एरिया कम होने लगा। अब मात्र इतना से लेकर के इतना दूर वाला, और ऐसे कर दीजिएगा तो और कम, और ऐसे कर दीजिएगा तब इसके एरिया से कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा है। तो जैसे जैसे हम इसको घुमाते रह रहे हैं, इसको हम घुमाते रह रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण ईएमएफ का क्या होना है? इंडक्शन होना है। तो एज आर्मेचर रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, लगातार चेंज करता रहेगा कॉन्टिन्यूअसली। क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा रोटेशन के कारण। किसके कारण? रोटेशन के कारण। हेंस एन ईएमएफ इज इंड्यूस, इसलिए किसका इंडक्शन हो जाता है? ईएमएफ का इंडक्शन बिल्कुल होगा। इन कॉइल ड्यू टू व्हिच करंट फ्लो, और अगर ईएमएफ आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास करंट आ जाएगा, करंट दौड़ने लगेगा तार में। इन फिगर 1, इसको नाम दे दीजिए फिगर 1, फिगर 1, और ये है मेरा फिगर 2। तो कह रहा है इन फिगर 1, फर्स्ट फिगर में, व्हेन कॉइल इज रोटेटेड क्लॉकवाइज देन करंट डेवलप्स इन द कॉइल इन द डायरेक्शन शोन इन अकॉर्डेंस विथ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे तो ये वाला तार ऊपर जाएगा, येलो पोर्शन ऊपर उठने की कोशिश करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड यहां साउथ पोल होगा, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है। सर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा, राइट हैंड रूल लगाइएगा,
तो जो हमारा मिडिल फिंगर होता है वो करंट का डायरेक्शन देता है, ये फील्ड के डायरेक्शन में, और ये मोशन के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये मोशन को दिखाता है। तो जब उधर करंट है इस तरीके से होगा, ये चीज ऊपर उठने की कोशिश कर रही है थंब के डायरेक्शन में, फील्ड उधर है, करंट ऊपर की ओर होगा। ठीक है ना, ये देखिए A टू B करंट जाएगा, केवल एक आर्म में करंट अगर आप बता पाए तो आगे सर्कुलेट कर दीजिए ना, A टू B, B टू C, C टू D, D से B2 के पास पहुंचा, ये देखिए यहां से सीधा B2 के पास पहुंचा, R2 से B2 के पास, और B2 से इधर राइट साइड से करंट एंट्री मारा। तो डायरेक्शन में यहां लिख दिया है इन अकॉर्डेंस विद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब जैसे ये कॉइल घूमा, हाफ रोटेशन जैसे ही लिया तो CD पहुंच गया AB की जगह पर और AB पहुंच गया CD की जगह पर। अब जो भी वायर नॉर्थ पोल के पास जाता है वो वायर ऊपर उठता है, तो फिर से करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा यहां पे। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों फोटो में कि सर यहां प्रीवियस में C टू D करंट आ रहा था, अब D टू C हो गया, B टू A हो गया, पहले A टू B था। और जब इस तरीके से करंट आएगा तो A वाला इंड किससे कनेक्टेड था सर? R1 से, R1 से B1 से। देखिए A वाला इंड R1 से B1 और B1 से राइट साइड से करंट लोड में चेंज एंट्री मारेगा। फर्स्ट हाफ रोटेशन में ऐसा रहेगा तो ऐसे करंट फ्लो किया, हाफ रोटेशन तक करंट ऐसा ही रहा, और अगले हाफ रोटेशन में करंट ऐसा, फिर ऐसा आएगा हाफ रोटेशन, तो करंट इधर से फिर इधर से, ऑल्टरनेटली करंट अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो वही हमने लिखा है कि आफ्टर हाफ रोटेशन फिगर 2 में द पोजीशन ऑफ आर्म्स ऑफ द क्वाइल इंटरचेंज्ड। क्वाइल के आर्म मतलब AB और CD, ये जो भुजाएं हैं वो अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, स्थान इंटरचेंज कर लिए, एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट आल्सो रिवर्स्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा? हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा AC जनरेटर का वर्किंग। अब इसमें कहा है कि इंस्टेंटेनियस EMF के लिए एक्सप्रेशन लिखिए। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा भाई, EMF के लिए हमको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ही किसका कारण होता है? EMF के इंडक्शन का कारण होता है। तो चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि सर इधर मैग्नेटिक फील्ड था, B था, और इस तरीके से हमारा क्वाइल था, इधर क्वाइल का मुंह था, एरिया वेक्टर था, और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा था, और क्वाइल को आपने रोटेट करा दिया है ओमेगा से। सर किससे हमने रोटेट करा है? ओमेगा से। तो आफ्टर टाइम t थीटा बराबर कितना होगा? ओमेगा t। एंगुलर वेलोसिटी है भाई ओमेगा, ठीक है ना। तो t टाइम में कितना एंगल कवर करेगा? ओमेगा t कवर करेगा। तो ये ओमेगा t है। इस समय फ्लक्स कितना होगा किसी टाइम t पर? तो फ्लक्स इज इक्वल टू सर B डॉट A, फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A, और B चलिए B मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और डॉट में क्या आता है? कॉस ओमेगा t। फ्लक्स तो आ गया आपके पास। अब चेंज कराइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू फैराडे सेकेंड लॉ, EMF इंड्यूस्ड E इज इक्वल टू माइनस d∅ बाई dt। तो बताइए माइनस d बाई dt किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? BA cos ओमेगा t को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, BA cos ओमेगा t को। तो बोलिएगा सर BA कांस्टेंट है, माइनस बाहर है, cos ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा t, और ओमेगा t का क्या होगा? ओमेगा, तो इंटू क्या होगा? ओमेगा, माइनस माइनस होगा प्लस, ओमेगा को ले आइए आगे, BA ओमेगा साइन ओमेगा t। ये होगा किसी टाइम t पर इंस्टेंटेनियस EMF। ये एक टर्म में, अगर n टर्म दे दिया तो आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू BAN ओमेगा साइन ओमेगा t। ये कितने टर्म के लिए हो जाएगा? n टर्म के लिए इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF होगा। अगर करंट कोई पूछेगा तो EMF E पता चल गया। लोड रेसिस्टेंस अगर R है तो आप किससे डिवाइड कर दीजिए? R से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था हम लोग का? 36 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। 37 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई, ट्रैवल कर रहा है, करने दीजिए ट्रैवल, चलने दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो रुकेगा थोड़ी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रहा है इन अ मीडियम विथ अ वेलोसिटी v दिया हुआ है, आपको एक वेलोसिटी दिया हुआ है v, और v कह रहा है कि v i कैप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? v i कैप।
आपसे क्या कह रहा है कि ड्रॉ स्केच शोइंग द प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बताइए, दिखाइए, ठीक है ना, प्रोपागेट कर रहा है किसमें, दोनों ऑक्सिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग का, ये 37 का फर्स्ट पार्ट। 37 में 2 पार्ट हैं, ए और बी। हाँ फर्स्ट पार्ट, चलिए देखिए, भी कितना दिया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, भी आई कैप। याद रखिएगा डायरेक्शन, नाम इसको याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड एंड देन वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन ऑफ, सीधा सीधा दिमाग में रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है इज डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन देखना है तो किसका डायरेक्शन देखिए, ई क्रॉस बी का, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, कर दीजिए वेलोसिटी, ठीक है ना, या स्पीड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी का डायरेक्शन आई कैप है, तो ई क्रॉस बी, ई और बी जो होने चाहिए वो किन किन डायरेक्शन में होना चाहिए कि भाई दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाए, आई कैप आए। तो याद कीजिए, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है। इसका मतलब ये जो बना है, ये आई कैप जो है ये किससे बना है, जे क्रॉस के से। मतलब जे के डायरेक्शन में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और के के डायरेक्शन में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड, तो जे के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, के के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम लोग क्या बनाने चल रहे हैं, 3 लाइंस हम लोग लेंगे इस तरीके से। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ, और ये जेड एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस में वेव प्रोपागेट कर रहा है, वाई एक्सिस मतलब जे कैप, ये कौन सा है, आई कैप, ये कौन सा है, जे कैप, और ये कौन सा है, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो बताइए इसमें कौन सा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप डायरेक्शन में है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जे कैप, के कैप में। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड को दिखाइए, इसका ऑक्सीलेशन का डायरेक्शन ये है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप एंड डाउन, ये देखिए आपका कौन सा फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों फील्ड जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आप दिमाग में भी रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो इधर हमने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाया, और ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर हमने दिखाया मैग्नेटिक फील्ड को बी से, ई क्रॉस बी कौन होगा, आई होगा, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। इसी के बारे में हम लोग को बात करना था, इसी के बारे में बताना था। इसका क्वेश्चन नंबर बी देखिए, हाउ आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड है। तो सेकेंड पार्ट एकदम सिंपल है, v बराबर जो होता है हमारा ई नॉट इंटू बी नॉट होता है, ई नॉट इंटू कह रहे हैं, ई नॉट बाई कितना होता है, बी नॉट। सिर्फ सेकेंड पार्ट में आपको इतना लिखना था और आपको नंबर मिल जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए आप लोग, ठीक ना। देखिए 38 नंबर क्या कर रहा है कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, माने सीधा सीधा कॉन्वेक्स लेंस है,
और साथ ही साथ क्या कह रहा है, इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। एक ग्लास हमारे पास है 1.55 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसका n का वैल्यू कह सकते हैं या म्यू का वैल्यू 1.55 दिया हुआ है, विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2। R1 बराबर क्या दिया हुआ है, R2, ठीक है ना, बराबर मान लेते हैं R1 R2 का वैल्यू बराबर मानना है, तो हमने मान लिया कि R1 R2 बराबर कितना है, R है। बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। फोकस भी दिया हुआ है, यही आपको निकालना है, फोकस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या देना है, फोकस दिया हुआ है। अब बताइएगा, सारा डिस्टेंसेस यहां से मेजर करना होता है, इसका रेडियस, एक का रेडियस नेगेटिव होगा और एक का रेडियस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लेंथ मेकर फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो लेंथ मेकर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1, μ2/μ1 माइनस 1, μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। अब बहुत सारे बच्चे भाई R1 और R2 बराबर है, R के बराबर है, तो यहां जीरो रख करके आंसर को गलत करने की कोशिश करेंगे। R1 और R2 का सिर्फ लेंथ बराबर है, जब डायरेक्शन रखेंगे तो एक क्या होगा, पॉजिटिव, और एक क्या होगा, निगेटिव। वैसे R1 पॉजिटिव होगा, राइट साइड में है, और R2 निगेटिव होगा, किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो जब इसको आप रखिएगा तो 1/20 देखिए फोकस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद मीटर में मत बदलिएगा क्योंकि R भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, ज्यादा कायला झूठोगे, ये यूनिट लेस ही है, नहीं तो आपको मीटर में बदलना हो तो मीटर में बदल लीजिएगा भाई, नहीं तो ज्यादा टेंशन लेने लगिएगा, सर सेंटीमीटर में करा दिए। हम देख रहे हैं ना कि इधर का यूनिट इधर का यूनिट, खूब से खूब क्या होगा, रेडियस किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है 1.55 गिवन है बाई, बाहर एयर है, इधर देखिए μ1 1 है, हवा है बाहर, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेके चलते हैं, माइनस कितना 1/r1 का वैल्यू R माइनस 1 कितना माइनस R। सर माइनस R क्यों, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस, इसका रेडियस किधर होगा, सेंटर लेफ्ट साइड में, तो इसका रेडियस नेगेटिव आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहां से 0.55 इंटू माइनस माइनस प्लस 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा 2/r, कितना बराबर 1/20 बराबर, तो r को ले आइए ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 0.55 इंटू 2 इंटू कितना 20, 20 दूना 40, 40 से गुना कीजिएगा, 0 से ये खत्म, 4 से गुना कीजिएगा, 5 के 20, ठीक है, और 20 और 2 22, मेरे ख्याल से 22, ठीक है ना, 22 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 22 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, 22 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन आप लोग चेक कीजिए, सेक्शन डी का, संचार तंत्र के आवश्यक तत्व क्या है, व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन विथ ब्लॉक डायग्राम। जाके चेक कीजिएगा, सेट नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी होगा 100% गारंटी के साथ। अब आप लोग भाई इतना बताने के बाद भी काम नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो उचित बात नहीं है। खूब मन लगा करके पढ़ाई रहिए, एनर्जेटिक रहिए, हेल्थ इज वेल्थ। अभी के टाइम में आप अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, समय समय पर एकदम नॉर्मल रहिए, आप कुछ किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, मास्क का यूज करना है, ठीक है, डिस्टेंसिंग थोड़ा सा मेंटेन रखना है और अपने आप को टाइम देना है, पढ़ाई के लिए सेल्फिश बन जाना है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके पढ़िए, ठीक है ना। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।